Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So welcome you all to the 25 days economic capsule series और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस बना लिया है इसके ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी का। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए नीचे पिन कमेंट में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई को। एक्चुअल में हमारे इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट किस तरीके से करता है ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। सर्कुलेशन ऑफ मनी को यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं। नंबर 1 इज योर RBI एंड नंबर 2 इज योर कमर्शियल बैंक्स। इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्कुलेशन ऑफ मनी में। अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना मनी सर्कुलेट करेगा ये RBI और कमर्शियल बैंक्स, ये 2 ही जन मेन इसमें रोल प्ले करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ RBI? सबसे पहले RBI के रोल को समझते हैं क्योंकि इसे बैंकर्स ऑफ बैंक्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे कमर्शियल बैंक्स में जो मनी इंजेक्ट करने का काम करता है वो RBI करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि हमारे इकोनॉमी में कितना मनी इंजेक्ट होगा कमर्शियल बैंक्स में, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये RBI, क्योंकि अल्टीमेटली RBI ही पैसा इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी में। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने RBI ने 1000 रुपीज हमारे कमर्शियल बैंक्स को दिया। तो जब RBI ने 1000 रुपीज बैंक्स में इंजेक्ट किया तो टोटल रिजर्व्स ऑफ द बैंक कितना से बढ़ गया? 1000 रुपीज से बढ़ गया। अब ये 1000 रुपीज बैंक आगे क्या करेंगे? लोन्स में देंगे। बट यहां पे RBI ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि आप पूरे के पूरे पैसे को लोन में नहीं चला सकते, क्योंकि हमने देखा है विजय माल्या जैसे केस को, जहां पे बैंक के पैसे को लेके वो लोग चले जाते हैं और अल्टीमेटली फिर जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनको दिक्कत होता है। तो RBI ने यहां पे कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट फिक्स किया है थ्रू SLR एंड CRR। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए समझ लेते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट को शॉर्ट में। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी का कुछ परसेंटेज जिसे RBI बढ़ा सकता है या घटा सकता है, आपको बैंक्स को मेंटेन करना होता है। अभी के लिए मान लेते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है। यानी कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए है तो 1000 रुपए का 40% यानी कि 400 रुपए बैंक को अपने पास रिजर्व रिक्वायरमेंट में रखने होंगे या RBI के पास रखवाने होंगे। इसका मतलब है कि बाकी के बचे 600 रुपए 600 रुपीस को ये क्या कर सकते हैं? आगे लोन में चला सकते हैं। विजय माल्या जैसे इंसान इसे लोन में ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली सर्कुलेशन ऑफ मनी किस तरीके से हुआ? RBI ने 1000 रुपीस इंजेक्ट किया इकोनॉमी में, जिसे फर्दर बैंक ने आगे लोन में दिया। अब ये जो पैसा है ये फिर से घूम के बैंक्स के पास आएगा थ्रू डिपॉजिट्स, क्योंकि जो मनी सर्कुलेट हुआ होगा इसका 2 ही चीज हो सकता है। या तो लोग इसे अपने पास कैश के फॉर्म में रखेंगे या तो लोग इसे डिपॉजिट करा देंगे। तो अभी के लिए हम ये मानते हैं कि कैश में जितने भी पैसे लोगों के पास सर्कुलेशन में है उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी अमाउंट ऑफ मनी लोन में दिए गए होंगे वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर से घूम के बैंक में डिपॉजिट हुए होंगे। तो इसे अगर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो हम इसका कुछ फ्लो चार्ट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अल्टीमेटली बैंक रिजर्व्स कितना था स्टार्टिंग में? 1000 रुपीज, और रिजर्व रिक्वायरमेंट क्योंकि 40% था, यानी कि 1000 रुपीज का 40% यानी कि 400 रुपए बैंक को रिजर्व में रखना पड़ेगा। यानी कि अब आगे लोन्स कितने के लिए अवेलेबल है? 600।
यानी कि अब लेंडिंग 600 रुपये में किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिर 600 रुपये घूम के डिपॉजिट होके बैंक में आएंगे, तो बैंक के रिजर्व्स अगेन कितने हो गए? 600 रुपये। फिर 600 का 40% बैंक को रिजर्व रेशियो में रखना होगा रिक्वायरमेंट में, दैट इज योर 240। अगेन लेंडिंग के लिए उसको कितना बचे? 360। और ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेगा अनटिल एंड अनलेस बैंक के पास 0 रुपीज बचते हैं लेंडिंग के लिए। यानी कि ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक बैंक के पास लोन देने के लिए अमाउंट 0 ना हो जाए। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि कंटिन्यूअस लेंडिंग चलते रहता है बैंक का, इसी से मनी सर्कुलेट हो रहा है। यानी कि अगर हम इस चीज को देखें तो आरबीआई ने हमारे इकोनॉमी में 1000 रुपीज इंजेक्ट किया और बैंक ने इस 1000 रुपीज को कितना में कन्वर्ट कर दिया? तो रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक ने 1000 रुपीज का बना लिया और लोन का अमाउंट बैंक ने 1500 रुपए का बना लिया। यानी कि जितना पैसा आरबीआई ने इंजेक्ट किया था 1000 रुपीज, बैंक ने उसका 2.5 टाइम्स मनी को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि अब टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो अवेलेबल है हमारे पास वो कितना है? 2500 रुपए। यानी कि आरबीआई ने जो 1000 रुपीज इंजेक्ट किया था अब वो बदल चुका है 2500 रुपए में, यानी कि 2500, यानी कि ये इसका 2.5 टाइम्स हो गया है। यानी कि अब हमारे इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में मनी जो है वो 2500 रुपीज आ गए हैं। यानी कि यहीं पे एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना होगा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर सेज दैट कि आपके इकोनॉमी में कितना पैसा आरबीआई के द्वारा इंजेक्ट किया गया और वो उसका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। यानी कि मनी मल्टीप्लायर हमें क्या बता रहा है कि हमारे इकोनॉमी में मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्योरली डिपेंड करता है एक फॉर्मूले पे, दैट इज 1 रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर आरबीआई अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली लेंडिंग कम होगा, लेंडिंग के लिए जो अमाउंट है वो कम हो जाएंगे, और जब लेंडिंग के लिए अमाउंट कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। अभी हमने देखा मनी रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% था, तो 1000 रुपए में 400 रुपए बैंक को रखने पड़ रहे थे। अगर यही 60% हो जाए तो 600 रुपए रखने पड़ेंगे, 400 रुपए पर लेंडिंग होगा, तो ये लेंडिंग के लिए कम अमाउंट मिलेगा, तो मनी सर्कुलेट कम होगा। तो जब इन्फ्लेशन का समय रहता है तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, और जब इन्फ्लेशन का समय नहीं रहता यानी कि इन्फ्लेशन कम रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ाना रहता है तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा रिजर्व रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट 40% है तो फॉर्मूला के हिसाब से मनी मल्टीप्लायर 2.5 टाइम्स हो रहा है, और अगर ये 60 टाइम्स हो जाएगा तो ये आपका 1.5 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला जो कॉन्सेप्ट आता है मनी एग्रीगेट्स का, दैट इज योर एम नॉट मनी, जिसे हम रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं। ये टोटल मनी इशूड बाय द आरबीआई के इक्वल होता है। यानी कि आरबीआई हमारे इकोनॉमी में जितना भी मनी इंजेक्ट करता है उसे हम कहते हैं एम नॉट मनी। इसे ही हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, बेसिक मनी कहा जाता है, प्राइमरी मनी कहा जाता है और मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। हाई पावर्ड मनी क्यों है? क्योंकि आपने अभी देखा कि ये जो 1000 रुपए था ये आगे चल के 2500 रुपए में बदल गया, यानी कि 2.5 टाइम्स ये मनी मल्टीप्लाई हो गया। दैट वाई इट इज नोन एज हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी। ठीक है, तो इसे कई नामों से जाना जाता है। अब हम समझते हैं मनी एग्रीगेट्स के स्टॉक ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को। अब यहां पे हमें समझना होगा स्टॉक ऑफ मनी। अभी तक जो हम एम नॉट को पढ़े वो मनी
इशूड बाय आरबीआई का पढ़े। अब हमारे इकोनॉमी में कितना स्टॉक ऑफ मनी है इसे समझते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज स्टॉक ऑफ मनी? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो या डिपॉजिट विद बैंक्स के फॉर्म में हो, अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल मनी जो हमारे पास है, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो या डिपॉजिट के फॉर्म में हो, वही होता है हमारा स्टॉक ऑफ मनी। अब ये 4 टाइप्स में हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको याद इसको रखना ही होगा जैसे भी एग्जाम के लिए। अब इस मनी को 4 पॉइंट में कैटेगराइज किया गया है। पहला, करेंसी विद सर्कुलेशन, यानी कि जो करेंसी सर्कुलेट हो रहा है। अब सर्कुलेट 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप करेंसी को अपने पास कैश के फॉर्म में रखोगे, या तो आप उस करेंसी को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। तो स्टॉक ऑफ मनी का पहला कंपोनेंट हमारा हुआ करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैश विद पब्लिक एंड कैश विद बैंक्स। स्टॉक ऑफ मनी का सेकंड कंपोनेंट होता है डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट है। अब आप सोचो कि आरबीआई के पास डिपॉजिट कौन करेगा, या तो बैंक्स करेंगे या कोई और दूसरा इंस्टीट्यूशन करेगा। नॉर्मल सिटीजन्स तो डायरेक्ट आरबीआई के साथ जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो यहां पे 2 कंपोनेंट बनेंगे, पहला डिपॉजिट ऑफ बैंक्स विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसी तरीके से बैंक थर्ड कंपोनेंट है स्टॉक ऑफ मनी का, और बैंक में भी 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में इतना सा अंतर है कि डिमांड डिपॉजिट आपके डिमांड करने पे आपको एट अ टाइम मिल जाना चाहिए। जैसे आप सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, दैट इज योर डिमांड डिपॉजिट, आप कभी भी एटीएम से जाके उसे निकाल सकते हैं। बट टाइम डिपॉजिट इज फिक्स्ड, आपने अपने पैसे को 5 साल 10 साल के लिए फिक्स कर दिया, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इन स्टॉक ऑफ मनी इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट। तो यानी कि जो हमारे इकोनॉमी के अंदर स्टॉक ऑफ मनी है, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, और इनके सबके 2-2 कंपोनेंट। अब इन्हीं कंपोनेंट को जोड़ के अलग अलग मनी एग्रीगेट्स बनता है, जिसे हम M0, M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन्हें किस तरीके से हमें याद रखना है। तो ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझ के 2-3 बार याद करना होगा। तो अगर मैं बात करूं M0 का, तो इसमें हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि M0 में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, करेंसी विद सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसी तरीके से M1 में हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो करेंसी विद पब्लिक, यानी कि कैश के फॉर्म में, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इसी तरीके से M2 में कितना कंपोनेंट होते हैं, तो करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एज वेल एज पोस्ट ऑफिस। M3 में कितने कंपोनेंट आते हैं, तो करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। और लास्ट हमारा होता है दैट इज योर M4। M4 को हम डिफाइन कर सकते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। ये हमारा M4 बनाता है। अब इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी क्या है कि आप अपने पैसे को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज मेरे पास गूगल में यूपीआई पेमेंट में कुछ पैसे हैं और मेरे पास गोल्ड है, तो ज्यादा लिक्विडिटी किसका होगा, जो हम मेरे पास पैसे हैं यूपीआई में, क्योंकि मैं उसे किसी को भी सेंड करके ले सकता हूं। गोल्ड का लिक्विडिटी थोड़ा कम है क्योंकि मुझे उसको पहले सेल करना होगा फिर उसका पैसा मिलेगा।
तो ये जितने भी एग्रीगेट्स है ये बेसिकली डिफाइन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि आप पैसे को कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एम नॉट जो है इसका लिक्विडिटी सबसे हाई होता है क्योंकि ये रिजर्व मनी है, यही मनी आगे सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में जिससे मनी क्रिएट हो रहा है। देन योर M1 एंड M2 इन्हें नैरो मनी कहा जाता है, इसका लिक्विडिटी भी बहुत हाई होता है। और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, इसका लिक्विडिटी सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे मेन कंपोनेंट आता है टाइम डिपॉजिट, और जब टाइम डिपॉजिट आपके कंपोनेंट में आ जाए तो वो आप उसको कैश में कन्वर्ट तुरंत नहीं करवा सकते हो क्योंकि आपने उसको फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स किया था। तो यानी कि M3 और M4 का लिक्विडिटी सबसे कम होता है। तो अगर मैं लिक्विडिटी के हिसाब से इसको अरेंज करूं तो मैं अरेंज कर सकता हूं कि M0 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और M4 का लिक्विडिटी सबसे कम है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसने हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई को, कि किस तरीके से हमारे इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट होता है और व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।